कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अब आप लोग के एग्ज़ाम को बहुत कम दिन बचे हुए हैं। हार्डली अगर आप फरवरी को निकाल दें तो 50 दिन भी नहीं होंगे मुश्किल से। तो आप लोग बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं चाहती हूँ कि अब आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करते चलें, ठीक है। तो इसमें सबसे अभी जो इम्पोर्टेंट में जो टॉपिक चल रहा है वो है पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनाव, ठीक है। जिसमें अभी क्या हुआ है, हाल ही में संशोधन हुआ है, ठीक है। तो हमने इसमें पहले ऑलरेडी नगर निगम के संशोधन देख लिए हैं, ठीक है। जो बचा था वो क्या था, पंचायती राज और नगर पालिका, ठीक है। तो इसके संशोधन बचे हुए थे, तो वो वीडियो आज हम कवर करेंगे, वो टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। आप मान के चलिए कि इस टॉपिक से 8 से 10 क्वेश्चन तो आएंगे, अगर आते हैं तो, ठीक है। अगर नहीं आते हैं तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन क्योंकि आएंगे ही, क्योंकि संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे पहले भी पंचायत के क्वेश्चन आ चुके हैं, लेकिन अभी 1-2 साल से नहीं आ रहे थे। लेकिन अब क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट अपडेट हुआ है तो ज़रूरी है कि यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म आएंगे, 100% आएंगे, और 5 से 10 क्वेश्चन तो यहाँ से रहेंगे, ठीक है, अगर आते हैं तो उस टॉपिक को हम कवर करेंगे। जैसे कि पिछले बार हमने नगर पालिक निगम संशोधन अध्यादेश की बात की थी, आज हम छत्तीसगढ़ पंचायती राज जो संशोधन हुआ है उसकी बात करेंगे, और छत्तीसगढ़ नगर पालिका संशोधन जो हुआ है उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देना चाहती हूँ। जैसे कि हमने छत्तीसगढ़ पंचायती राज तो सभी जानते हैं कि जो पंचायती राज अधिनियम है हमारा 1993 है ना, वो किन की बात करता है, तो वो ग्राम पंचायत की बात करता है, वो जनपद पंचायत की बात करता है, और वो जिला पंचायत की बात करता है, ठीक है। इन तीनों के चुनाव की वो बात करता है एक साथ, छत्तीसगढ़ जो पंचायती राज अधिनियम 1993 है वो। लेकिन अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ नगर पालिका संशोधन नगर पालिका अधिनियम 1961, ठीक है, तो वो किसकी बात करता है, वो नगर पंचायत की बात करता है, ठीक है, और नगर पालिका परिषद की बात करता है, ठीक है। बाकी जो छत्तीसगढ़ नगर निगम है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो किसके अंतर्गत आता है, छत्तीसगढ़ नगर निगम अधिनियम 1956, ठीक है। तो उसके अंतर्गत आता है। ये दोनों जो आते हैं ये छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 में आता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। इस प्रकार हम तीनों जो टायर में जो चुनाव होते हैं, नगर पंचायत में, नगर पालिका परिषद में और नगर निगम में, हम उनको कवर करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। आज जो हम करेंगे वो बेसिकली पंचायती राज करेंगे और नगर पंचायत नगर पालिका परिषद करेंगे। नगर निगम हम पहले भी कवर कर चुके हैं, उसके 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे आज रिपीट होंगे, ठीक है। तो जो लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो एक बार उसे जाके पहले गो थ्रू कर लेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ पंचायत एवं नगरीय निकाय के चुनाव में संशोधन किस प्रकार किया गया, पूछ सकता है कि ये संशोधन किस प्रकार का है। क्योंकि किसी भी मतलब विधेयक में या किसी भी नियम में जो संशोधन किया जाता है वो राज्य में अगर कर रहे हैं तो कौन करता है, विधानसभा करती है ना। लेकिन अभी क्योंकि विधानसभा, अभी शीत सत्र चालू हो गया है विधानसभा का, लेकिन जब ये संशोधन लाया गया था तब नहीं चल रही थी विधानसभा। तो कैसे जारी किया गया था, अध्यादेश के द्वारा जारी किया गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि ये जो संशोधन किया गया है वो किस प्रकार से किया गया है, तो अध्यादेश जारी करके किया गया है। अब ये अध्यादेश कौन जारी करता है, तो राज्य में जारी करता है राज्यपाल। कौन से सब्जेक्ट पे जारी करता है, जो राज्य सूची के होते हैं और समवर्ती सूची के होते हैं। समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें स्टेट भी नियम बनाएगा और सेंटर भी नियम बनाता है, ठीक है। लेकिन जब दोनों के नियम कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं तो सेंटर का जो होता है, केंद्र का जो नियम होता है वो उसको ओवर रूल कर देता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि ये जो संशोधन हुआ है ये कैसे जारी हुआ है, अध्यादेश के द्वारा। किसने किया है, राज्यपाल के द्वारा। और कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, तो ये मैंने आपको बहुत बार बता दिया है, 213 अनुच्छेद के अंतर्गत इसको क्या किया गया है, संशोधित किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि अध्यादेश जो होता है इसकी ये कब तक रह सकता है, ठीक है। तो क्योंकि अध्यादेश कब जारी किया जाता है, जब कोई महत्व का विषय होता है और हमारा जो विधानसभा होता है वो सत्र में नहीं होता है और उसे लाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि चुनाव बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, उसका मतलब उसके नियम बनाने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उस समय हमारा विधानसभा क्या था, सत्र में नहीं चल रहा था। इसलिए क्या किया गया, मंत्रिपरिषद की सलाह से क्या हुआ, अध्यादेश जारी की गई, ठीक है, राज्यपाल के द्वारा। और ये जो अध्यादेश होता है ये 6 महीना इसका कार्यकाल होता है। 6 महीना से लेके जब विधानसभा आपका फंक्शन में आए उसके बाद 6 हफ्ते के अंदर इसको क्या करना होता है, पास कराना होता है। और जब ये पास हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा, ठीक है। अभी क्या है, ये अधिनियम नहीं है, अभी ये संशोधन है, ठीक है, अध्यादेश है ये,
ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। लेकिन इसकी धाराएं वगैरह वैसी ही रहेंगी, इसलिए आपको क्वेश्चंस इससे कवर करके चलना है, क्योंकि जब ये विधानसभा में पास भी हो जाएगा तो इसकी जो धाराएं रहेंगी वो सेम ही रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज संशोधन अध्यादेश 2024 किस तिथि को लागू किया गया है? तो कब किया गया है? 3 दिसंबर 2024, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद रखना है। तीनों ही अधिनियम, जो छत्तीसगढ़ पंचायती राज संशोधन अध्यादेश है 2024, छत्तीसगढ़ नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2024 और छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम संशोधन अध्यादेश 2024, ये तीनों ही 3 दिसंबर 2024 को क्या किया गया है? लागू किया गया। ठीक है, तो इस डेट को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज संशोधन 1993 में कुल कितनी धाराओं में संशोधन किया गया है? कितने में किया गया? 8। कितनी धाराओं में संशोधन किया गया? 8 धाराओं में। कौन कौन सी हैं वो? धारा 1 और 2, 13 और 17, 23 और 25, 30 और 32। मैंने इसलिए किया ताकि आपको वो याद रहे। यहाँ तो आपको दो दो का डिफरेंस दिखेगा ही, 23 25, 30 32, 1 2 तो ऐसे ही याद रहेगा, 13 17 आपको बस थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि वो 13 17 है। ठीक है, तो 1 2 है, आपको इजीली याद हो जाएंगे। ये 8 धारा आपको याद होनी चाहिए कि हाँ, इन 8 धाराओं में क्या किया गया? संशोधन किया गया है। बेसिकली अगर हम बात करें तो 1 में क्या होता है? विस्तार दिया गया है। 2 में ओबीसी का जो जनसंख्या है वो कहाँ से लिया जाएगा, किसको उसका आधार माना जाएगा, इसमें संशोधन किया गया है। धारा 13 और 17 में जो है, बेसिकली धारा 13 जो है ना, 1 मिनट में आपको बता देती हूँ यहीं से। धारा 13 जो है ना, इसमें क्या है? जो ग्राम पंचायत, जो बेसिकली धारा 13 और 17 किससे रिलेटेड है? ग्राम पंचायत से। ठीक है, पहले तो मैं आपको मोटा मोटी ये बता दूं। 23 और 25 किससे रिलेटेड है? जनपद पंचायत से। और 30 और 32 किससे रिलेटेड है? जिला पंचायत से। ठीक है, तो ये तो आपको बहुत ईजिली कवर हो जाएगा। जो सबसे बड़ा है वो जिला पंचायत से रिलेटेड है, 23 और 25 जनपद पंचायत से रिलेटेड है, और 13 और 17 ग्राम पंचायत से रिलेटेड है। अब इसमें भी किससे है? ठीक है, तो 13 जो है वो पंचों से रिलेटेड है, पंचों के बीच आरक्षण कैसे दिया जाएगा, है ना। और 17 जो है वो किससे है? सरपंच से, यानी कि जो मुखिया होगा ग्राम पंचायत का। 23 जो है ये भी फिर किससे होगा? जनपद पंचायत के सदस्यों के आरक्षण से। और 25 जो होगा वो जनपद पंचायत के अध्यक्षों के आरक्षण से। 30 जो होगा वो जिला पंचायत के सदस्यों के आरक्षण से। और 32 जो होगा वो उनके अध्यक्षों के आरक्षण से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ये आपको समझ आ गया कि ये कौन से स्तर पे है। और उसके बाद ये पार्षदों के लिए है और ये उनके अध्यक्षों के लिए है। ठीक है, ये सरपंच, ये अध्यक्ष, ये अध्यक्ष, तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा, ये आपको याद रहेगा। ठीक है, देखिए बेसिकली ये जो संशोधन हुआ है ना, ये सिर्फ और सिर्फ, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको यही याद रखना है कि ओबीसी को आरक्षण के संबंध में है। और जो अध्यक्ष होते थे जिनका निर्वाचन पहले अप्रत्यक्ष रूप से होता था, उसे अब प्रत्यक्ष दिया जाएगा। ये इसका मूल पॉइंट है, मूल क्रक्स है, अगर पूरे हम संशोधन की बात करें तो। और क्योंकि ये संशोधन किया गया तो जहाँ जहाँ ये मतलब नियम थे या वर्ड थे, उनको क्या किया गया? चेंज किया गया, कहीं पे उनको हटाया गया, कहीं पे उनको जोड़ा गया, तो उस धाराओं में क्या हो गया है? संशोधन हो गया। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज संशोधन अध्यादेश 2024 के अनुसार ओबीसी के आरक्षण के लिए ओबीसी की जनसंख्या का आधार किसे माना जाएगा? मैंने अभी आपको बताया किसमें दिया है? धारा 2 में। ठीक है, धारा 2 में जनसंख्या की बात की गई है, तो इसमें SC ST को जो जनसंख्या आरक्षण है वो किसके अनुपात में मिलता है? जनसंख्या के अनुपात में। ठीक है, तो वो उनकी जनसंख्या का आधार हम क्या लेंगे? 2011 की जनगणना। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें ओबीसी, ठीक है, उनको भी जनसंख्या के अनुपात में अब आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन उनकी जनगणना का आधार जो होगा वो 2011 की जनगणना नहीं रहेगी। ठीक है, वो रहेगी छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट के आधार पर। उन्होंने जो सर्वे किया है कि अभी छत्तीसगढ़ में कुल ओबीसी की आबादी कितनी है, उनकी जनसंख्या कितनी है, उनके आधार पर उनको क्या दिया जाएगा? आरक्षण दिया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जितना भी स्टार मार्क लगा के रख सकते हैं रख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज संशोधन अध्यादेश 2024 के अनुसार जिला पंचायत के सदस्यों में आरक्षण का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत दिया गया? मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, 13 17 किसके लिए? ग्राम पंचायत के लिए। 23 25 किसके लिए? जनपद पंचायत के लिए। और 30 32 किसके लिए? जिला पंचायत के लिए। फिर उसमें भी सदस्यों के लिए इधर वाले हैं। ठीक है, और उनके अध्यक्षों के लिए यानी कि सरपंच और अध्यक्षों के लिए ऊपर वाले हैं, यानी जो हायर नंबर है। तो 30 की बात कर रहा है। ठीक है, मतलब सदस्यों की बात कर रहा है, तो सदस्यों का कौन सी धारा में है? 30 में।
ठीक है। और अगर यही बात वो करता कि जिला पंचायत के अध्यक्षों में आरक्षण का प्रावधान कहाँ है, तो वो किस में आ जाता, 32 में। तो देखा, आपको बहुत इजीली याद हो गया। तो ग्राम पंचायत तो आपका पूरा ही कवर हो गया होगा, क्योंकि एक में तो कुछ है ही नहीं, विस्तार है। दो में क्या है, जनसंख्या, जो मैंने आपको बता दिया कि ओबीसी का पॉपुलेशन जोड़ा गया है कि किसके आधार पर लिया जाएगा, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट के आधार पर, ठीक है। बाकी ये जो 6 धाराएं थी वो मैंने आपको डिटेल में कर दी। टोटल 8 धाराओं में संशोधन हुआ है, तो आपका पंचायती राज यहीं कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज संशोधन अध्यादेश 2024 के अनुसार किसी ग्राम पंचायत में यदि अनुसूचित जाति एवं जनजाति का आरक्षण 50% से कम होगा तो ओबीसी को कितना आरक्षण दिया जाएगा? कितना दिया जाएगा? ओबीसी वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में। अब इसको कैसे समझेंगे, समझिए। अगर किसी ग्राम पंचायत में एससी का जो पॉपुलेशन है, मान लीजिए 10% है, ठीक है। एसटी का पॉपुलेशन है 10% है, ठीक है। अब बोला गया कि टोटल आरक्षण ना 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। किसका किसका मिला के? एससी, एसटी और ओबीसी का मिला के, ठीक है। ये 50% को ओवर रूल नहीं करना चाहिए। तो अगर एससी का जनसंख्या है 10%, एसटी का जनसंख्या है 10%, तो अभी कितना हुआ टोटल? 20%। 50 में कितना परसेंट कम है? 30%। तो अब यहाँ पे ओबीसी को आरक्षण कितना दिया जाएगा? 30% देंगे क्या? नहीं। अब यहाँ पे ओबीसी की जनसंख्या देखेंगे। अगर ओबीसी की जनसंख्या है यहाँ पे 10%, तो उनको 10% आरक्षण मिलेगा। अगर ओबीसी की जनसंख्या है यहाँ पे 20%, तो उनको 20% आरक्षण मिलेगा। अगर ओबीसी की जनसंख्या है यहाँ पे 30%, तो उनको 30% आरक्षण भी मिलेगा। लेकिन क्योंकि अभी तक ये 50 हो गए, लेकिन अगर यहाँ पे ओबीसी की जनसंख्या हो जाती है 40%, तो अब इनको 40% जनसंख्या आरक्षण नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये 50% से ओवर रूल करेगा, यानी 50% से ऊपर चला जाएगा। तो 50% से ऊपर किसी भी हाल में नहीं जाना है, तो वहाँ पे इनको क्या होगा? 30% आरक्षण ही मैक्सिमम मिलेगा। ये इसका पूरा मूल निकल के आएगा। इसको आप बहुत ध्यान से करिएगा कि ओबीसी वर्ग को उसकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा, और वो भी तब तक जब तक 50% से ऊपर ना हो जाए। अगर 50% से ऊपर हो जाएगा तो उसे वो आरक्षण नहीं मिलेगा, उससे कम मिलेगा, ठीक है। दूसरा एक यहीं पे एक पॉइंट और है कि यदि उस क्षेत्र में एससी और एसटी का जो आरक्षण है वो 50% से या उससे ऊपर हो जाता है, तो वहाँ पे ओबीसी को कोई आरक्षण नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आई होप कि मैंने आप लोग को ठीक से समझाया हो। अगर नहीं समझ आता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में एक बार बताइएगा, मैं उसे एक बार वापस रिपीट कर दूंगी, ठीक है। तो अब हमने पंचायती राज को पूरा कवर कर लिया है। इतना ही संशोधन हुआ है, 8 धाराओं में संशोधन हुआ है। मैंने बता दिया है कैसे हुआ है, जनसंख्या की रिपोर्ट भी बता दी है आपको कि किस जनसंख्या का आधार किसे लिया जाएगा, जनगणना का, और दूसरा ओबीसी को आरक्षण किस आधार पर दिया जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे नगर पालिका संशोधन अध्यादेश के बारे में। और मैंने अभी आपको बताया कि ये किसके किसके लिए काम करेगा, नगर पंचायत के लिए काम करेगा और नगर पालिका परिषद के लिए काम करेगा, ठीक है। नगर निगम के लिए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि ये जो संशोधन अध्यादेश आया है ये किस अधिनियम में संशोधन किया गया है। तो ये किया गया है छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कभी कभार लोगों को यही नहीं पता होता है कि ये कौन से अधिनियम में संशोधन किया गया है। तो किस में किया गया? 1961 में। और अगर हम बात करते हैं निगम की, नगर निगम के कौन से अधिनियम में संशोधन किया गया, तो वो है 1956, ठीक है। छत्तीसगढ़ नगर निगम अधिनियम 1956 में और नगर पालिका में 1961 में। तो ध्यान रखिएगा, दोनों को कंपेयर करते हुए चलिएगा तो आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2024 के द्वारा कुल कितनी धाराओं को संशोधित किया गया है? कितनी को किया गया? 20 को। तो आपको याद रखना है, पंचायती राज में 8 धाराओं को किया गया है, नगर निगम में 18 धाराओं को किया गया है और नगर पालिका में 20 धाराओं को किया गया है, ठीक है, संशोधित। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2024 के किस धारा में पार्षदों का आरक्षण वर्णित है, ठीक है। तो अभी हमने बात की थी कि जो पार्षदों का आरक्षण मतलब वो किसकी बात कर रहा है, वहाँ पे भी ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा। तब ओबीसी को आरक्षण देंगे तो फिर वहाँ पे क्या होगा, धारा में परिवर्तन होगा, वहाँ पे क्या किया जाएगा, संशोधन किया जाएगा। तो वो कौन सी धारा में वर्णित है? धारा 29 क में, ठीक है। लेकिन अगर हम यही बात करते नगर निगम में तो ये धारा 11 में है, ठीक है। और आरक्षण का वही रहेगा जो मैंने आपको प्रीवियसली पंचायती राज में बताया, जो नगर निगम में बताया था वही नगर पालिका में है कि अगर किसी भी क्षेत्र में एससी एसटी का जो आरक्षण का अनुपात 50% या उससे कम है, वहाँ पे ओबीसी को उसकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाएगा, लेकिन यह 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर एससी एसटी का आरक्षण
50% या उससे ऊपर है तो वहाँ पे ओबीसी को कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ये पंचायती राज में, नगर निगम में और नगर पालिका में सेम है। धारा आपको याद रखनी है। धारा किस में दिया गया है? पार्षदों में आरक्षण है 29 क में। और अगर हम बात करते हैं नगर निगम में पार्षदों में आरक्षण किस में दिया गया है? धारा 11 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। छत्तीसगढ़ नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2024 में किस धारा के अंतर्गत नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद के अध्यक्षों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि ये भी इसका एक मूल पॉइंट है कि अब जो अध्यक्ष का चुनाव होता था पहले अप्रत्यक्ष रूप से, अब वो कैसे होगा? प्रत्यक्ष होगा। ठीक है, वैसे ही नगर निगम में जो महापौर का चुनाव होता था वो अप्रत्यक्ष होता था, वो क्या होगा? प्रत्यक्ष होगा। तो ये जो नगर पालिका में जो प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात की गई है, ये कौन से धारा में की गई है? तो धारा 19 में। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि नगर निगम में कहाँ की गई है, तो नगर निगम में कहाँ की गई है? एक हटा दीजिए, तो धारा 9 में। ठीक है, तो अगर बात करता है कि महापौर के प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात कहाँ की गई है, तो धारा 9 में। अगर बात करता है कि अध्यक्ष के प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात कहाँ की गई है, तो धारा 19 में। ठीक है, तो याद रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम संशोधन अध्यादेश 2024 के अनुसार नगर निगम के अध्यक्ष का, ये तो मैंने अभी आपको बता दिया, प्रत्यक्ष निर्वाचन किस धारा के अंतर्गत दिया गया? धारा 9 में। ठीक है, वो मैंने कंपेयर करने के लिए ये क्वेश्चन लिया था। छत्तीसगढ़ नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2024 में निर्वाचक नामावली में संशोधन किस धारा में वर्णित है? ठीक है, अब ये क्यों किया गया? निर्वाचक नामावली यानी क्या होता है? मतदाता सूची, यानी कि वोटर लिस्ट। ठीक है, तो अब वोटर लिस्ट में क्यों परिवर्तन किया गया? क्योंकि पहले क्या होता था, सिर्फ पार्षदों के लिए वोटर लिस्ट बनती थी क्योंकि उन्हीं का डायरेक्ट इलेक्शन होता था, लेकिन अब अध्यक्ष का भी डायरेक्ट इलेक्शन होगा तो उनके लिए भी वोटर लिस्ट बनेगी, और इसलिए उसमें भी क्या किया गया? संशोधन किया गया है। अब ये वोटर लिस्ट कहाँ पे वर्णित है, कौन सी धारा में? तो ये है धारा 32 में। ठीक है, और अगर हम बात करें नगर निगम में कहाँ है, तो वो है धारा 34 में। तो पूछ सकता है वोटर लिस्ट का वर्णन कहाँ है, तो कहाँ है? धारा 32 में है, और नगर निगम में धारा 34 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2024 में अध्यक्ष के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? कितनी की गई है? 25 वर्ष, जबकि पार्षद के लिए कितनी की गई है? 21 वर्ष। ठीक है, ये कौन सी धारा में वर्णित है? ये धारा 34 में वर्णित है। ठीक है, बेसिकली ये योग्यता की बात कर रहा है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? योग्यता की बात कर रहा है। तो योग्यता कहाँ पे वर्णित है? धारा 34 में है। और नगर निगम में बात करें तो कौन से में है? धारा 16 में। ठीक है, कौन सी धारा में है? धारा 16 में है। नगर निगम में अगर हम उनके किसकी बात करें? योग्यता की बात करें। योग्यता मतलब वो कौन, मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2024 में अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध लाया जा सकता है? आप ये बात एकदम ध्यान रख लीजिएगा कि अविश्वास प्रस्ताव उन्हीं के खिलाफ लाया जाता है जिनका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, मतलब जिनको जनता सीधे नहीं चुनती है। ठीक है, तो पहले क्या होता था? अध्यक्ष को क्या होता था? अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता था, इसलिए जो अविश्वास प्रस्ताव था वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के लिए लाया जाता था। लेकिन क्योंकि अब जो संशोधन हुआ है उसमें अध्यक्ष का क्या होगा? डायरेक्ट इलेक्शन होगा, तो अब उसके खिलाफ तुम अविश्वास प्रस्ताव नहीं लेके आ सकते हो। तो अब किसके खिलाफ लाया जाएगा? केवल और केवल उपाध्यक्ष के खिलाफ। इसलिए इस धारा में क्या किया गया? संशोधन किया गया है। और ये धारा कौन सी है? 43 क। क्या है? 43 क है। और अगर हम बात करें नगर निगम में कौन सी धारा है ये, तो ये है धारा 23 क। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। कौन सी है? धारा 23 का। यहाँ से आप 2 हटा दीजिएगा, 20 घटा दीजिए तो 23 का आ जाएगा। तो 23 का जो है वो यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव की बात करती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस, रिकॉल का। ठीक है, अब रिकॉल किसको किया जाता है? जिसको हम डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम किसको कर रहे थे? पंच और सरपंच को, है ना। अब महापौर और अध्यक्ष भी इसमें जुड़ चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2024 में अध्यक्ष के रिकॉल की कार्यवाही किस धारा में वर्णित है? किस में है? धारा 47 में। ठीक है, और अगर हम बात करें नगर निगम में किस में थी, तो धारा 24 में। ठीक है, समझ आ रहा है? किस में थी? धारा 24 में थी, और इसमें किस में है? धारा 47 में है। ठीक है, अब रिकॉल कैसे किया जाता है? पूरा सेम प्रोसेस रहेगा जैसा नगर निगम में था, बस यहाँ पे क्या होगा, ये कलेक्टर को देंगे। नगर पंचायत और नगर पालिका वाले जो प्रस्ताव है रिकॉल का, वो प्रस्ताव किसको देंगे? कलेक्टर को देंगे। जबकि नगर निगम में क्या हो रहा था, वो संभाग आयुक्त को दे रहे थे। ठीक है,
बस इतना ही डिफरेंस है। वही सेम है कि वो निर्वाचित 3/4 निर्वाचित पार्षद होंगे, वो प्रस्ताव किसको देंगे, कलेक्टर को देंगे, कलेक्टर उस प्रस्ताव को राज्य सरकार को देगा, राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयोग को देगा, राज्य निर्वाचन आयोग क्या करवाएगा, गुप्त मतदान करवाएगा, ठीक है। और उस गुप्त मतदान में कुल मतदाता के 50% या उससे अधिक लोग अगर रिकॉल के पक्ष में वोट देते हैं तो रिकॉल क्या होगा, माना जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको एकदम ध्यान रखिएगा। बस इसमें डिफरेंस ये है कि उसमें क्या था, संभाग आयुक्त था, और इसमें क्या है, कलेक्टर है। बाकी रिकॉल सेम है। कौन सी धारा में दी हुई है, तो ये धारा 47 में दी हुई है, और ये जो दी है ये धारा 24 में दी हुई है। तो इस प्रकार हमने नगर मतलब पंचायती राज, ठीक है, नगर पालिका और नगर निगम मैंने आपको पहले ही करवा दिया था, तो उसको आप एक बार और जाके देख लीजिएगा। ये पूरा कंप्लीट किया है। इस वाले जो वीडियो है उसमें मैंने इसमें धाराओं को बहुत अच्छे से इंक्लूड किया है, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। धाराएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट धाराओं में ही क्या हुई है, संशोधन हुआ है। इसमें 8 धाराओं में हुआ है, ठीक है, इसमें 20 धाराओं में हुआ है, नगर निगम के 18 धाराओं में हुआ है। तो ज़्यादा धाराएं हैं नहीं, है ना, तो वो आपसे ईजिली पूछ सकता है। पहले भी आपने देखा है लास्ट ईयर के CGPSC में धाराओं से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आए थे, तो इस बार भी आने के चांसेस 150% है कि धाराओं से क्वेश्चन आएगा। तो आप उसको बिल्कुल अच्छे से करिएगा। अगर आपको इस पूरे वीडियो में कहीं भी कोई डाउट आता है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन था कि मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन कराया था छत्तीसगढ़ का वन मंदिर, ठीक है, वो दंतेवाड़ा में ही है। शायद उससे पहले मैंने जो वीडियो कराया था उसमें बस्तर बोला है, आप उसको एक बार करेक्ट कर लीजिएगा, वो दंतेवाड़ा में है। तो उसको बिल्कुल अच्छे से करिएगा। अगर कहीं गलती हो जाती है तो प्लीज़ आई एम रियली सॉरी, वो कभी कभार कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, बट वो दंतेवाड़ा में ही है वन मंदिर, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और मुझे इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लिए आया था कि आप उस पर वीडियो बनाइए, तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी और बस्तर ओलंपिक पे आएगा, क्योंकि ये दोनों भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको कवर करना बहुत ज़रूरी है एग्जाम के लिए। और उसके बाद हम छत्तीसगढ़ की जितनी योजनाएं हैं उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर कोई और फीडबैक हो तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।